बेटा बोर ने बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स, पार्टिकल नेचर, इनको कंसिडरेशन में लिया और उसके बाद अपना मॉडल दिया और उससे कई चीजें इवन आज की तारीख में भी सही या ये कहें कोइंसाइड करती हैं। तो बोर का जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स में घूमेगा एंड ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच their angular momentum is integral multiple of mvr is integral multiple of h upon 2 pi। जब ये कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन में n की वैल्यू 1 2 3 यही शेल नंबर है। इस समय इलेक्ट्रॉन घूमना अलाउड है। यहां अलाउड कहने का मतलब है ड्यूरिंग दिस वैल्यू ऑफ n या इस रेडियस पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स ये बैलेंस हो जाते हैं। और अब ड्यूरिंग दिस मोशन, अब जब वो इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करेगा तो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। ये बेसिकली लूज करने की बात थी क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल चलेगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो बोर ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एंड दिस कूलम्बिक फोर्स है, इसकी वजह से यहां इस पॉइंट पे या इस पाथ में एनर्जी जितनी लॉस होती है उतनी गेन भी हो जाती है, इसलिए यहां एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है और इसे स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था हर एक ऑर्बिट की शेल की एक डेफिनेट डिस्टेंस होगी फ्रॉम न्यूक्लियस और वो डेफिनेट डिस्टेंस कल हमने डिस्कस की थी। होपफुली रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज, या तो आप 52 कह लीजिए, 52.9 n स्क्वायर बाई z। याद रखना है फॉर्मूला है इसका 52/9 n स्क्वायर बाई z। z इज एटॉमिक नंबर। बच्चों बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, दैट मींस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहां भी है वहां बोर थ्योरी आप लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट हाइड्रोजन पे लगा सकते हैं, हीलियम प्लस पे लगा सकते हैं, लिथियम +2 पे लगा सकते हैं। तो बोर्स थ्योरी इन पे अप्लाई की जा सकती है। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, तो उनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है ना, तो यहाँ Z ये है। ध्यान से देखिए शायद आपको समझ में आ जाए कि R3 - R2 और R2 - R1, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है कि न्यूक्लियस के बाद ये R1 शेल है, ये R2, मतलब यहां से यहां तक का रेडियस R2 हो गया और एक और आ गई R3। और हम कह रहे हैं गैप की बात कर रहे हैं। ये गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये गैप जैसे से आगे जाएंगे, जैसे R2 और R1 का गैप देखें और R3 और R2 का गैप देखें, तो जैसे से आगे जाएंगे गैप बढ़ते जाएगा। सिंपल। यहां देखिए क्या लिखा है, n स्क्वायर। ठीक है, मान लो आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो Z तो 1 हो गया। अगर हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हैं Z 1 हो गया। ये कांस्टेंट नंबर है, 52.9 पिकोमीटर में वैल्यू आएगी। अब शुरू में N1 था, शेल 1 थी, 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद शेल 2 हुई तो 2 का स्क्वायर 4, ये n स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, और ये जो भी कोई कांस्टेंट है 3k आ गया। जरा यहां चेक करना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डिफरेंस कितना आया? 5। यानी पहले दो के बीच में डिफरेंस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट है, बाद में 5 मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, आगे करके देख लो 7 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, 9 मल्टीप्लाई, यानी धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आ गया कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं, एज वी मूव प्रोग्रेसिव, अगली शेल की तरफ हम मूव करेंगे, the distance or the gap between the two shells goes on increasing. It keeps going on increasing. दो शेल में पहले गैप इतना था, बाद में इतना हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा एंड सो ऑन। तो आपको ये याद रखना है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। और इसको कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बोर रेडियस बताइए, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ठीक है, तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 को 1:4:9 कहेंगे। क्यों कहेंगे 1:4:9? ये फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1 लेनी है, सेकंड शेल में n की वैल्यू 2 लेनी है, थर्ड में n की वैल्यू 3, और उसका स्क्वायर भी करना है।
तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 विल बी, क्योंकि रेशियो हम कह रहे हैं तो बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं बच्चों वो कट जाएंगे, तो 1:4:9। ये सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला बोर का फॉर्मूला mvr इज इक्वल टू n h/2 पाई। दूसरा फॉर्मूला आ गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज दिस, और रेडियस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये याद रखना है। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन ये ऐसे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में है, इसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जाके वो फिफ्थ शेल में चला गया, तो बताओ फिफ्थ शेल में जाने के बाद रेडियस कितने टाइम्स फर्स्ट शेल से ज्यादा है। तो भैया फर्स्ट शेल का रेडियस 1 आ गया, फिफ्थ शेल का रेडियस 25 आ गया, मतलब 25 इंटू कॉन्स्टेंट और 1 इंटू कॉन्स्टेंट। अब इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो 25 टाइम्स रेडियस बढ़ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें हैं। थर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, ये आपको कल भी मैंने कहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी क्राइटेरिया, एनर्जी कॉन्सेप्ट। किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी ऑफ nth शेल इज -kz²/n²। आई होप सो कल का आपको याद आ गया हो। ये जो k है ये एनर्जी की यूनिट में है, और इन जनरल k की वैल्यू आप याद रखेंगे 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, और अगर आप इसे किलो जूल में लिखना चाहेंगे तो 1312 किलो जूल पर मोल है, और अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो आप जिसमें चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप इस वैल्यू का यूज करिएगा जिससे कि न्यूमेरिकल अधिकतर बनते हैं। तो ये याद रखिए -kz²/n² है। माइनस क्यों आया ये कल एक्सप्लेन कर दिया है कि इनफाइनाइट शेल की वैल्यू हमने 0 मानी है, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं है, सॉरी कोई अटैचमेंट नहीं है, तो वैल्यू 0 है। तो बाकी सबके लिए वैल्यू 0 से कम होगी, इसलिए माइनस साइन आया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल के सीधा इनफाइनाइट पे भेजना है, तो E2 की वैल्यू, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी, तो ये आंसर हो जाएगा kz²/n²। यानी यही जो ऊपर आंसर लिखा है वही चीज यहाँ आ गई, बस माइनस की जगह प्लस करिएगा, तो ये आपकी कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में है, बाद में वो हाइड्रोजन की फोर्थ शेल में चला गया, बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कितने टाइम्स कम हो गई। ध्यान से देखिए, इसमें n² डिवाइड में है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, n² डिवाइड में है, तो आप कहेंगे पहले वो फर्स्ट शेल में था तो एनर्जी सब E आ गई, फिर वो फोर्थ शेल में आया, फोर का वो आया 16, तो E/3 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, वो 16 टाइम्स पहले से कम हो गई। वेरी गुड। नेक्स्ट फिफ्थ है डिफरेंस इन एनर्जी। एक लेवल से दूसरे लेवल तक अगर इलेक्ट्रॉन को भेजना हो तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डिफरेंस इन एनर्जी आएगा कि z² 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, और k की यूनिट वही k 2.18 वाली लिख लीजिए वैल्यू, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, ये जरा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से डिफरेंस इन एनर्जी यानी दो लेवल की एनर्जी का अंतर आएगा। अगर मैं आपसे फिर से यही वाला क्वेश्चन पूछूं जो थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, शायद अब आपका आंसर सही आए, E2 माइनस E1 और E3 माइनस E2, ठीक है, E2 माइनस E1 है और एक है हमारा E3 माइनस E2, मतलब डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ सक्सेसिव लेवल। यहाँ क्या साइन आना चाहिए, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। देखो बच्चों, याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि रेडियस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब दो शेल के बीच का गैप बढ़ता जाता है जैसे जैसे आगे जाते हैं, और ये वाला डिफरेंस कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बेटा। ये चीज E2 माइनस E, मतलब आगे गैप कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि ये n² आपकी डिवाइड में है। पिछली बार n² न्यूमरेटर में थे, मल्टीप्लाई में थे, तो गैप बढ़ता जा रहा था, अब की n² डिवाइड में है तो गैप कम होता जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, जितनी शेल्स पास में है, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो इनमें एनर्जी का गैप ज्यादा है। जैसे जैसे दूर पहुंचते जाएंगे तो जैसे 9th और 10th शेल के बीच का गैप बहुत कम होगा, फर्स्ट और सेकंड शेल के बीच का गैप बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी नोटिस रखिएगा।
ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, जब हमारी एनर्जी आ गई थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा या यहां से यहां आएगा, एक ही बात है, तो एनर्जी आ गई। अब एनर्जी को हम वेवलेंथ में भी चेंज कर सकते हैं कि वो कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कल हमने शायद पढ़ा था 3.29 इंटू 10⁻15 आ जाएगा, एंड z स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर आएगा। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स या साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है, तो वो लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा, अगर कोई कहे वेवलेंथ, तो 1 वेवलेंथ, ये वही वैल्यू है जो रेडबर्ग कांस्टेंट की थी, तो इसको आप 109677 या 1.09 व्हाटएवर योर विश वो लिखिए। z स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये कहलाता है न्यू बार। ऑब्वियसली ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो किसी शेल में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये भी पूछा जाता है कि बताओ भाई इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में है तो वेलोसिटी कितनी है, सेवेंथ शेल में तो कितनी है। इन जनरल क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी कहाँ की ज्यादा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन पास में है उतना तेज मूव कर रहा है, और जितना इलेक्ट्रॉन दूर है उतना वो धीरे मूव करेगा। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो शेल नंबर के इनवर्सली है। मोर द शेल नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेस विल बी द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इट इज समथिंग 3.3 इंटू 10⁻6, ये वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी, एंड z/n, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी के लिए ध्यान रखिएगा कि n डिवाइड में है, तो मोर द वैल्यू ऑफ n लेस विल बी द वेलोसिटी। फर्स्ट शेल में n सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे तेज चलेगा, और आगे की शेल में n बढ़ता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। एक कॉमन सेंस की भी बात है, और शायद आपने फिजिक्स में पढ़ लिया हो केपलर लॉ में, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करने वाला पॉइंट, या कैसे भी याद कर लीजिए, दैट इज सिंपल। बेटा अगर कॉमन सेंस, एक रॉड है, ये रॉड है मान लीजिए, और ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो पॉइंट मेरे पास में है ये तेजी से आएगा, ये जितनी दूर है वो स्लो मूव करेगा। तो इट इज इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी के अलावा और क्या आ सकते हैं इस फॉर्मूले में? ओमेगा एंगुलर मोमेंटम या करंट, ये दो और आ सकते हैं, उनकी इतनी अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी तक के क्वेश्चंस को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। नाउ बेटा अब दिस वन इज ओके, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, बैक कहां से आते हैं, कहीं ना कहीं से तो आएंगे, सॉरी। तुम बंद ही हो जाओ पहले। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज हमें जो करना है वो है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, और ऑब्वियसली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा अफवाऊ एंड पॉली। ठीक है, ये एक्सचेंज एनर्जी कल से आए, ये है बेटा इसके क्वेश्चंस। ऑब्वियसली आपको ये थोड़े बहुत विजिबल होंगे, थोड़े नहीं होंगे, अभी हम इसको भी कर देंगे कि आपको विजिबल हो जाएं। ठीक है, बेसिकली यहाँ से हैं शायद, है ना? ओके, आई होप सो आपको ये दिख रहा हो अब। ठीक है, कलर हट जाएगा ये। चलिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अरे रंगीन क्यों हो जा रहे हो तुम? चलिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 16, आई होप सो आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 16, इसका कलर हटा देना, कलर से शायद आपको देखने में ओके कलर कैसे हटे, ठीक है कलर हटे हो, अरे फरागो फिरागो 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 कोई बात नहीं। बेटा एक सेकंड दीजिए, हटाओ, पिक्चर कॉपी कर ली हमने इसकी। अब पिक्चर आए तो पिक्चर में क्या आपको 16 क्वेश्चन साफ दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ देता हूं। है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट बोर्थ ऑर्बिट in hydrogen atom is 2.18 into 10 to the power minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule, ठीक है, per atom. What is the energy associated with fifth orbit and calculate the radius? बोलो बच्चों, आया समझ में क्या है, कैसे करना है? देखो बेटा, इन्होंने कहा है एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट बोर्थ ऑर्बिट इज, बेटा फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है 2.18 into 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम। और इस फॉर्मूले को हम इससे कंपेयर करेंगे माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है N1 होता है, तो ये हट गए और ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। तो ये वैल्यू देने का मतलब इन्होंने आपको K की वैल्यू दी है कि K क्या है, ठीक है, इन्होंने हमें K की वैल्यू दी है कि ये K है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। आपको अगर समझ में आया हो कि ये क्यों देते हैं हमें पहली लाइन, वाई दे गिव अस के एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट बोर ऑर्बिट इतनी है, ये हमें क्यों बताते हैं? तो एक्चुअली ये K की वैल्यू बताना चाहते हैं कि K हमारा कितना है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 K है ये। अब बेटा ध्यान रखिए, एग्जाम में हो सकता है वो कोई और वैल्यू दे दें, वो ABC के टर्म्स में दे दें, ऐसे वर्ड्स दे दें। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट। आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पता है, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। जनरल फॉर्मूला आपको मालूम है, जनरल फॉर्मूला है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्योंकि हाइड्रोजन का केस है तो जेड तो 1 ही है, के यहां से आ गया है आपके पास, के आपने यहां से लिख लिया है, और बेटा Z1 ही है हाइड्रोजन, क्योंकि अब फिफ्थ ऑर्बिट की बात हो रही है तो 5 स्क्वायर नीचे आ जाएगा और यूनिट आ जाएगी जूल पर एटम। बताओ बेटा ये वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर है बोर का या नहीं क्लियर है? रिप्लाई 1 और 2 बोलना नहीं, 1 लिखेंगे तो क्वेश्चन क्लियर है, 2 लिखेंगे नहीं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, किसी को डाउट है तो पूछो। अरे यार यश, बोलो बेटा यश क्या पूछना चाह रहे हो? बेटा अनम्यूट होके पूछ लीजिए। सुधा तो मैं समझ ही नहीं पाएगा, स्क्रीन पॉज समझ नहीं पाया? हाँ जी सर, नेटवर्क इश्यू था, पॉज हो रही थी स्क्रीन। हाँ यार चलो, वैसे मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.16 की हम बात कर रहे थे। इसमें इन्होंने कहा था फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इतनी है, तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताओ। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट बोर्स का क्वेश्चन था, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमने एक जनरल लगाया, उस जनरल फॉर्मूले से K कैलकुलेट किया, और K कैलकुलेट करने के बाद K जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर में दोबारा लगाया फिफ्थ ऑर्बिट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई खास था नहीं। चलिए 2.17, calculate the wave number of the longest wavelength of transition in the Balmer series of hydrogen atom. Calculate wave number in the Balmer series. बेटा क्लियर है अब आपको ये वाला क्वेश्चन? इन द बाल्मर सीरीज मैं बता दे रहा हूं फिर भी बेटा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109677, ठीक है। और इसके बाद बाल्मर सीरीज का जब क्वेश्चन है और हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, बेटा बाल्मर सीरीज का N1 2 होता है, और यहां N2 सोच के लिखना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम है तेरे की हद हो गई,
मिनिमम एनर्जी मतलब अगले लेवल पे जाएंगे, और ये यूनिट आएगी क्योंकि मैंने 10 की पावर 5 लिया। अरे बेटा कितनी बार समझाया, फिर गलती की आपने। मैंने कहा था ना ये एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो दिमाग में आता है अरे बहुत दूर ले जाओ, इंफिनिटी पे फेंक दो। आपने वही किया, इंफिनिटी पे नहीं जाएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो यहां एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी अगले लेवल पे जाएगा। लाइमन सीरीज का n1 1 होता है, बाल्मर का n1 2 होता है। तो n1 2 रखना था और n2 3 रखना था। किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो 1 टाइप करो, आगे बढ़ो फास्ट। वेरी गुड, अब क्लियर है, वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब क्लियर है सभी को अभी तक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स, ध्यान देना, जूल्स, जूल्स में पूछा है। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट। कितनी एनर्जी चाहिए जूल्स में एक फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक भेजने के लिए। आई होप सो अब हमारे यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस इन एनर्जी निकालना है। जूल्स में जब निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 की पावर -18। अगर हाइड्रोजन का क्वेश्चन है तो Z1 हो गया, और बेटा फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट जा रहा है, ये फॉर्मूला लगेगा। एनी डाउट बोलिए। ऑन यूनिट जूल्स, माइक ऑफ हो गया आपका। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा इसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। यानी फिफ्थ से जब फर्स्ट में आएगा तो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट करेगा। तो आई होप सो ये एनर्जी आ गई, फर्स्ट और फिफ्थ की एनर्जी आ गई, और अगर वेवलेंथ निकालनी है तो इस एनर्जी को hc अपॉन लैम्डा के इक्वल रख दो, और यहां से वेवलेंथ निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व। भाई आपको डिफरेंस इन एनर्जी यहां से मिल जाएगा, और एनर्जी के बाद वेवलेंथ निकाल लीजिए। आई होप सो इट इज सिंपल। हाँ, कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वेवलेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना ये 1 अपॉन लैम्डा है, ये 1 अपॉन लैम्डा है, और आपसे खाली लैम्डा पूछा है, तो ऐसा ना हो बस इसे सॉल्व करके रख दो आंसर, इनवर्स भी करना बाद में। वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 या 18 पूरा समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जो पार्ट नहीं आया वो बताऊंगा दोबारा। काइंडली टाइप, जिसे नहीं आया हो वो पूछे, और सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस जनरल फॉर्मूला। देखो ध्यान से, इन्होंने Z1 रख दिया, इसलिए जनरल फॉर्मूला ये आ गया। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2। तो बच्चों अगर आपको याद आ गया, कंप्लीटली अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो आपको क्या करना होता है। तो जब आपको कंप्लीटली रिमूव करना होता है तो जब आप बेटा कंप्लीटली रिमूव करना होता है तो यही फॉर्मूला लगता है, E इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर, तो 1 ही है यहाँ पे, अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। बस ये प्लस में हो जाता है, तो यहाँ k की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, समवॉट ये है, और सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल का मतलब 4 हो गया, तो ये एनर्जी आ गई जूल पर एटम। 19th क्वेश्चन जो ये अभी मैं पढ़ रहा था, किसी को डाउट है तो पूछिए। अब 19 का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, बच्चे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी, ठीक है, कैन बी यूज फॉर दिस ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए देख एक मिनट, कैन बी यूज फॉर दिस ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन है कि इलेक्ट्रॉन उठा के इंफिनिटी में फेंकना है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ फॉर्मूला, ये जो भी एनर्जी आई है उसे hc/λ के इक्वल रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। या फिर बिल्कुल सही है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/∞² क्योंकि इस ट्रांजिशन में N2 इंफिनिटी था इसलिए। हाँ बेटा, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 19 में तो प्लीज पहले पूछिए जल्दी से। नहीं है डाउट। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी इतना। अब बेटा वेलोसिटी गिवन है और वेवलेंथ निकालनी है, तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन से निकलेगा जो हमारा कल का टॉपिक होगा। तो ये 20th अभी रुक जाते हैं, ये लैम्डा इज इक्वल टू h/m/v से होना है, तो ये अभी हमें नहीं करना है। डी ब्रॉगली का क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा हमें पीछे मूव करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं बच्चों, थोड़ा सा पीछे चलें। ये ज्यादा पीछे आ गए क्या? यार एक तो ना, कहाँ गए? एक सेकंड है। यार थोड़ा पीछे मूव करने चक्कर में गायब ही हो गया। अच्छा जी, ये है ना, यहां से करते हैं ना अगला पन्ना, यहां से दिख नहीं रहा मैं। अगला पन्ना, अगला पन्ना, अगला पन्ना, इसे क्लिक कर लो। हाँ ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। अब ये वाले जरा क्वेश्चन देखिए, क्या देखें, रुके तो ये तब तो देखेंगे। ठीक है बेटा, ये अगली बार से समझ में आ गया, कर लेंगे बेटा। ये रहा 14, 15, 16, 14 एंड 15, ये वाला पॉइंट आपको याद आ गया होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन ऑफ लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम 6th लेवल टू 1st, ठीक है। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं मालूम, पहले उन्हें बता दूं कि ये नंबर ऑफ लाइंस के कैसे निकालते हैं। ये सपोज 6th लेवल पे इलेक्ट्रॉन है तो सीधा नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे काउंट करते हैं, एक फॉर्मूला इसका ये है n2 माइनस n1, दोनों लेवल का डिफरेंस निकालो, उस डिफरेंस में 1 ऐड कर दो, उस डिफरेंस में 1 ऐड करके डिवाइड बाई 2 इस फॉर्मूले से करते हैं। मतलब इस समय ये था 6 और ये था 1st, 6 में 1 गया, क्या बचा 5, 5 में 1 ऐड करो, डिफरेंस में 1 ऐड करो, 6/2, तो ये आ गया 5 × 6/2, 15। तो यहाँ 15 लाइंस आएंगी। एक बार प्रैक्टिकली बताता हूं, ये रहा बेटा न्यूक्लियस, ये हमारा एटम है, और ये हमारे एटम की फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और एक और आएगी 6th, ये 6th शेल है। अब इलेक्ट्रॉन हमारा 6th शेल से 1st शेल में आया है। बच्चे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन 6th शेल से 1st शेल डायरेक्ट आ सकता है, एक लाइन आएगी, इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, हो सकता है वो 1st नहीं 2nd पे आके रुक गया हो, 3rd पे आके रुक गया हो, 4th पे आके रुका हो, या 5th, यानी 6th शेल से जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो 5 अलग अलग वेवलेंथ की वेव आ सकती हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन 5th पे आके रुका है उसे भी तो नीचे आना ही है, तो जो 5th पे आके रुका है वो डायरेक्ट नीचे आ सकता है, 5th वाला यहां आ सकता है, फिर यहां, फिर यहां। अब आप चेक करो
पहले कितनी लाइंस आई थी यहां से यहां तक 5, अब कितनी लाइंस आ रही हैं 4, ठीक है, यहां लाइंस कितनी आ रही है 4। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा बेटा यहां पे आया है दिस वन, ये भी नीचे आएगा, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अब कितनी लाइन आ गई 3, फॉलोड बाय जो इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पे है ये भी नीचे आएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, कितनी लाइन आई सिर्फ 2, और जो इलेक्ट्रॉन यहां है वो भी आएगा। अब सारी लाइंस काउंट करिए कितनी आ रही हैं, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐड करके देखो 15 आएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट, या तो आप दोनों लेवल में डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस को एक एक कम करके जोड़ते जाइए तब भी आ जाएंगी। जैसे यहाँ दोनों लेवल का डिफरेंस 5 था तो पहले 5 लाइन, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, या फिर डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों लेवल का डिफरेंस निकालिए, उसको मल्टीप्लाई करिए इस डिफरेंस में 1 ऐड करके और सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ लाइंस आ जाती है। बताओ बच्चों, बोर के क्वेश्चन में, बोर मॉडल में कोई दिक्कत आ रही है? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, क्लियर, ठीक है। जिसे क्लियर है वही 1 टाइप करो और नहीं क्लियर है 2 टाइप करो, तो फिर मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। तो ये हो गया ये लाइंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ऑलमोस्ट इधर के बोर के सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के हैं, ठीक है। ये अभी आगे के क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा आगे के हैं, दैट इज ठीक है बेटा। ये आगे कहने का मतलब है, इसके चैप्टर का नेक्स्ट हिस्सा है वेव नेचर पे, विच इज क्वांटम थ्योरी, और उस क्वांटम थ्योरी में आएगा वेव नेचर के बारे में, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोर का लिमिटेशन। बोर का लिमिटेशन आज हम देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास अभी टाइम है। व्हाट आर द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ बोर, ठीक है, बोर के लिमिटेशन क्या है, ओके बच्चों। बोर के लिमिटेशन देखिए, बोर के लिमिटेशन क्लियर है आपको? पहला लिमिटेशन बोर का ये है कि बोर ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। नहीं, ये अच्छा लिमिटेशन नहीं हुआ ना, सॉरी बेटा। बोर का पहला लिमिटेशन है, इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बताया था। इनके फॉर्मूले फेल हो गए जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। जब भी जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बोर नहीं लग रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में काम कर रहा है, इसके आगे बोर काम नहीं कर रहा। एक बड़ा ड्रॉबैक ये है। दूसरा ड्रॉबैक था बोर का कि ये एक इफेक्ट होता है विच इज नेम्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट, और एक इफेक्ट होता है जिसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे। व्हाट इज ज़ीमैन इफेक्ट? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब ये जो अभी लाइन पीछे हमने ड्रॉ की थी, एक सिंगल लाइन दिख रही थी, एक सिंगल वेव दिख रही थी। बेसिकली जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे थे, वो वेव भी कई पार्ट्स में स्प्लिट हो रही थी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाने की बात करें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो पहले पी सबशेल कही जाती थी, बाद में पता चला नहीं नहीं, पी में तो 3 अलग अलग ऑर्बिटल हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में, एक जेड में। तो ऐसे ही बोर के टाइम में जहां उसने सिर्फ एक स्पेक्ट्रल लाइन की बात की थी, जबकि स्पेक्ट्रम में वो भी जो सिंगल लाइन थी उसको भी जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में देखा गया तो वो लाइन के अंदर भी कई छोटी छोटी लाइन और थी, तो वो बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बोर ने ज़ीमैन या स्टार्क इफेक्ट नहीं बताया। बोर के हिसाब से सर्कुलर ऑर्बिट था, सर्कुलर, दैट इज 2 डायमेंशन। सर्कुलर तो 2 डायमेंशन है, जबकि एटम 3 डायमेंशन होता है। तो बोर 3 डायमेंशन व्यू को नहीं बता रहे हैं, और इसको अभी हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे, HUP, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो बोर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो भी हमें पढ़ना है उसके साथ अकॉर्डेंस में नहीं थे। तो ये बोर के मेन लिमिटेशन 3-4 थे। एक लिमिटेशन हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थे, इससे ज्यादा के लिए नहीं। ये नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज Zeeman and Stark effect respectively. According to Bohr, the atom model is 2-dimensional circular while atom is 3-dimensional, or we can say it do not give the relationship or in accordance with Heisenberg uncertainty principle. It finishes Bohr's concept. बोलो बच्चों, clear है? Any doubt? चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल मीट टुमारो विद नेक्स्ट हेडिंग दैट इज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एंड हाइजेनबर्ग। कल से चैप्टर में क्वांटम नंबर और ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।